आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अर्थक्वेक के बारे में। शायद आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता हो, पर सारी चीज़ें नहीं पता होगी। जैसे अर्थक्वेक के आने का रीज़न और इसका पता कैसे चलता है कि ये कहाँ पे आया। जैसे अभी रिसेंट में जो अर्थक्वेक आया, अगर आप दिल्ली या फिर लखनऊ साइड रहते हैं तो आपने ज़रूर उसको फील किया होगा। बट दिल्ली या लखनऊ अर्थक्वेक का एपिसेंटर नहीं है। एपिसेंटर का मतलब जहाँ से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट हुआ है। और इस अर्थक्वेक के केस में ना इसका एपिसेंटर नेपाल में था। जैसे अगर हम नेपाल जाएंगे तो जहाँ पे इसका एपिसेंटर है उससे 200 किलोमीटर नीचे लगभग ये ऑरिजिनेट हुआ था वहाँ पे। और कैसे ऑरिजिनेट हुआ था अब इसको समझते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि अर्थक्वेक का एपिसेंटर का हम पता कैसे लगाते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली आया। क्योंकि ये वाला जो अर्थक्वेक आया था, ये कोई भी अर्थक्वेक हो, उसके 1 या 2 मिनट बाद हमें पता चल जाता है कि वो ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ था। तो इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसका पता कैसे चलता है इतना जल्दी। तो देखो, जब अर्थ अपनी स्टार्टिंग स्टेज में थी ना, जब वो बनी थी ज़्यादा सोलर सिस्टम के साथ, तो वो मतलब कोई सॉलिड सरफेस वाली अर्थ नहीं थी। वो पूरी मोल्टेन लावा से भरी पड़ी थी। जैसे जो लावा आप वॉल्केनो के अंदर देखते हो वो पूरी अर्थ पे फैला हुआ, मतलब अर्थ पे जितनी भी चीज़ थी उसी फॉर्म में थी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, टाइम बीतने का मतलब करोड़ों साल है यहाँ पे, वैसे वैसे अर्थ ठंडी होती चली गई। बट बस ना अर्थ का ऊपर वाला पार्ट ही ठंडा हुआ, जैसे पे हम लोग रहते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। क्योंकि अगर हम अर्थ के अभी भी बहुत अंदर जाएंगे तो अभी भी देखेंगे सारी चीज़ें लावा के फॉर्म में है। जैसे अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और क्रस्ट जिसमें हम लोग रहते हैं, और क्रस्ट से अगर 200 या 300 किलोमीटर नीचे जाएंगे तब आती है मेंटल, जो कि दूसरा पार्ट है अर्थ का। और जो मेंटल पार्ट है ना, वहाँ पे जो सॉलिड है वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है। वो एक जैसे बटर सॉलिड नहीं होता है एकदम स्मूथ, उस तरह का सॉलिड वहाँ पे है। और अब अगर इस मेंटल के भी नीचे जाएंगे तब आता है कोर। कोर पे तो भाई सब कुछ लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मतलब बहुत होता है। वो सबको पिघला के ही रखेगा। तो अब वापस आते हैं क्रस्ट पर, जिस पे हम रहते हैं। तो क्रस्ट का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, लगभग 190 किलोमीटर नीचे, उसे टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। पर ये टेक्टोनिक प्लेट में सारा पार्ट मतलब अर्थ के क्रस्ट का नहीं होता, थोड़ा सा अपर पार्ट मेंटल का भी होता है। वही मेंटल जहाँ पे सारी चीज़ें सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में, तो उसका जो अपर पार्ट और क्रस्ट का जो सबसे नीचा वाला पार्ट, वही कहलाता है टेक्टोनिक प्लेट। तो अगर देखें ना तो ये टेक्टोनिक प्लेट उस बटर जैसे सॉलिड पे है। तो अब सोच के देखो कितना अनस्टेबल होगा ये। लेकिन अगर अर्थ, पूरे अर्थ पे एक ही तरह की टेक्टोनिक प्लेट होती, मतलब एक ही टेक्टोनिक प्लेट होती, तो हमें अर्थक्वेक जैसी चीज़ें उतना फील नहीं होती कभी। बट अगर हम पूरा अर्थ पे देखें ना, तो पूरे अर्थ पे ये टेक्टोनिक प्लेट कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, और यही पार्ट्स जब आपस में टकराती है तभी होता है अर्थक्वेक। और इस पॉइंट को जहाँ से ये टकराती है, जहाँ से अर्थक्वेक निकलता है, अर्थक्वेक की वेव, जिसको सेस्मिक वेव बोलते हैं बाय द वे, उस पार्ट को हाइपोसेंटर बोलते हैं। और जब वो सरफेस पे पहुंच जाती है तो उस सरफेस को एपिसेंटर बोलते हैं। मतलब जो एपिसेंटर वाली लोकेशन होती है उससे 200 किलोमीटर लगभग नीचे टेक्टोनिक प्लेट टकराती है। या फिर जो भी रीज़न हो अर्थक्वेक का, सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट का टकराना पूरी तरह से अर्थक्वेक का रीज़न नहीं होता है। क्योंकि कई केसेस में एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे भी अर्थक्वेक आ जाता है। बट अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द अर्थक्वेक की बात करें तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ही आता है। अब देखो, जब ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इससे 2 तरह की वेव बनती है। एक वेव जिसको बॉडी वेव बोलते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ट्रैवल किया करती है, और यही जब बॉडी वेव सरफेस पे पहुंचती है तो वो सरफेस को हिलाने लगती है, जिससे एक दूसरी वेव बन जाती है जिसको सरफेस वेव बोलते हैं। और अगर आपको वेव का मतलब नहीं समझ में आ रहा ना, तो देखो, जैसे कई सारे लोग अगर लाइन में खड़े हैं और आपने किसी एक को धक्का दे दिया, तो आप देखोगे कि सब गिरने लगेंगे धीरे धीरे। तो अगर आप इसको सही से ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे आपके धक्के का इम्पैक्ट कैसे एक एक को गिराते हुए आगे चला गया। मतलब ऐसे लग रहा है ना कि आपका धक्का ट्रैवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यही है एक तरह की वेव जो एक एनर्जी को दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करती है। पर अब वो लोग जो आपके धक्के से गिर गए, तो आपको आवाज भी तो सुनाई दी उनकी, तो इससे एक और वेव बन गई, साउंड वेव जिसको बोलते हैं। क्योंकि आपके धक्के के वजह से जो लोग गिरे, उन्होंने आसपास के हवा के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर दिया, और वही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते टकराते आपके कानों तक चले आए, तो वो भी एक तरह की वेव हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके एक धक्के ने 2 तरह की वेव बना दी, एक साउंड वेव जिसको आपने सुना, और एक जो आपको दिखाई दी, जिसका मतलब इम्पैक्ट आपको दिखाई दिया।
तो ऐसे ही टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उससे 2 तरह की वेव बनती हैं, एक बॉडी वेव और एक सरफेस वेव। पर ये जो बॉडी वेव होती है ना, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं और वो इसलिए कि जिस चीज़ से ट्रांसफ़र होती है ना, जैसे रॉक से, तो रॉक कई तरह से 2 तरह से बिहेव कर देते हैं, इसीलिए 2 तरह की बॉडी वेव होती है। जैसे जब 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराती है, तो जो कुछ रॉक्स हैं वो इस तरह बिहेव करते हैं, स्क्विज़ हो जाते हैं, फिर एक्सपेंड हो जाते हैं। स्क्विज और एक्सपेंड का मतलब कि पिचक जाते हैं फिर से फैल जाते हैं। तो ऐसे ही वो पिचकते और फैलते हुए पूरी अर्थ में ट्रांसफर होते हैं। मतलब जो एनर्जी वहां से रिलीज हुई थी वो इसी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। और इस टाइप की बॉडी वेव को हम प्राइमरी बॉडी वेव बोल देते हैं, क्योंकि ये किसी भी अर्थक्वेक में पहले ऑब्जर्व होती है। इसका मतलब कि इसकी स्पीड भी फास्ट होती है ट्रेवल की। अब देखो, अगर कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो स्क्विज नहीं हो रहे हैं, ना ही फैल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो टूट जा रहे होंगे या फिर कुछ हद तक डैमेज हो जा रहे होंगे। तो जैसे एक रॉक डैमेज हुआ, उसने अपने आजू बाजू वाले को भी किया और ऐसे कर करके एक वेव बन गई और फिर सब एक दूसरे को डैमेज करते करते ट्रैवल करने लगे। तो ये वाली जो वेव होती है ना, इसको सेकेंडरी वेव कहते हैं। ये पानी में ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि पानी उतना सॉलिड नहीं होता और ये प्राइमरी के कंपैरिजन में स्लो भी होती है। तो आपने देखा, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उसके आसपास के जो रॉक्स हैं वो 2 तरह से बिहेव करते हैं, इसीलिए 2 तरह की बॉडी वेव बनती है। कुछ रॉक्स टूट जाते हैं जिससे सेकेंडरी वेव बनती है, कुछ रॉक स्क्विज और एक्सपैंड होते हैं जिससे प्राइमरी वेव बनती है। और यही 2 वेव जब सरफेस पे पहुंचती है ना, तो वो सरफेस को हिलाने लगती है, जिसको हम फील करते हैं कि भाई अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ हिल रहा है। और इन सब वेव्स को सेस्मिक वेव बोलते हैं। जैसे अगर हमें अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ मेजर करना है ना, कि किस स्ट्रेंथ का अर्थक्वेक आया था, तो देखो ये और देखना सही नहीं रहता कि कितना डैमेज किया, कितने हाउस को उसने गिराया, क्योंकि क्या पता हाउस ही कमजोर हो। इसीलिए ना अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम सेस्मोमीटर का यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरह का होता है। इससे हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और उसका लोकेशन भी पता कर लेते हैं, मतलब एपिसेंटर की कहाँ से ये आया है। इस सेस्मोमीटर में क्या होता है कि एक पेंडुलम लटकता है जिससे एक पेन टंगा होता है और ये बहुत ही सेंसिटिव पेन होता है, ये नॉर्मल पेन नहीं होता है। तो ये जो पेन होती है उसके नीचे एक पेपर लगा होता है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो ये पेन हिलता है और पेपर पे उसकी रीडिंग बना देता है। और मैंने इसे सेंसिटिव इसलिए बोला कि ये छोटे से भी अर्थक्वेक को रीड कर सकता है, मतलब ऐसे अर्थक्वेक को जिसको भी हम फील ही नहीं करते उसको भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि उतने से भी ये हिलने लगेगा। और ये कुछ इस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है कि जैसे पहले प्राइमरी वेव का डेटा, फिर सेकेंडरी वेव और फिर सरफेस वेव। जैसे किसी भी कंट्री में ये सेस्मोमीटर कई सारे सेस्मोमीटर स्टेशन पे लगे होते हैं कि जैसे अर्थक्वेक आता है वो रीडिंग ले लेते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया में 100 सेस्मोमीटर स्टेशंस हैं, तो ये जो 100 सेस्मोमीटर स्टेशंस हैं इसमें जो क्लॉक लगाई गई है ना, जिससे एक दूसरे का डिफरेंस इन्हें पता चलता है, वो इन्होंने सिंक्रोनाइज करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे 9 बज रहे हैं किसी स्टेशन में, तो सारे स्टेशन में 9 ही बजेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि 1 मिनट का या फिर कुछ सेकंड का भी डिफरेंस हो इसमें, क्योंकि अगर किसी भी स्टेशन में या फिर सारे स्टेशन में अगर 1-1 मिनट या कुछ कुछ सेकंड का भी डिफरेंस होगा, तो उससे हम कभी ये नहीं पता कर पाएंगे कि उस अर्थक्वेक का जो अर्थक्वेक आया उसका एपिसेंटर कहाँ है। और इसका रीज़न मैं भी आपको समझ में आएगा कैसे। जैसे जब हमको ये पता करना होता है कि अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहाँ था, तो हम यही सेस्मोमीटर स्टेशंस की रीडिंग देखते हैं, कई सारे सेस्मोमीटर स्टेशन की, और उसमें हम यही नोट करते हैं कि प्राइमरी वेव कितनी देर में आई और फिर उसकी कितनी देर बाद सेकेंडरी वेव आई। तो जैसे मान लो कि कोई सेस्मोमीटर स्टेशन है जहाँ का रीडिंग हम देख रहे हैं एपिसेंटर का पता लगाने के लिए, तो वहाँ पे प्राइमरी वेव आई 1 मिनट में और सेकेंडरी वेव आई 3 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी वेव के 2 मिनट बाद सेकेंडरी वेव आई। उन दोनों का डिफरेंस यही हुआ ना कि दोनों वेव्स के आने में बस 2 मिनट का डिफरेंस है। जैसे अगर सेस्मोमीटर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सेस्मोमीटर ने पहले प्राइमरी वेव बनाया, फिर उसके 2 मिनट बाद उसने सेकेंडरी वेव बनाया। तो ये जो 2 मिनट का गैप है ना, उसको हम एक ग्राफ पे फिट करने का ट्राई करते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह होता है जिसमें एस और पी जो वेव होती है, जिसको सेकेंडरी और प्राइमरी वेव बोलते हैं, उसका कर्व ना ऑलरेडी बना होता है। और इस ग्राफ में जो अपर लाइन है जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जिसमें 2, 4, 6 है, ये मिनट्स को शो करते हैं, टाइम को, कि कितने मिनट हुए। और जो नीचे वाली लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना डिस्टेंस है ये सब स्टेशन का एपिसेंटर से। तो अगर अब इस 2 मिनट को हम ये एस और पी के बीच में फिट करने का ट्राई करेंगे तो ये कहाँ पे फिट होगा? तो ये यहाँ पे फिट होगा।
और फिर जैसे ही किसी जगह पे वो फिट हो जाएगा तो उस जगह से हम नीचे एक लाइन बनाएंगे और फिर देख लेंगे वहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, जो कि इस केस में 1000 किलोमीटर की आ रही है। और इस 1000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ ना कि जहाँ जिस स्टेशन से हमने ये वैल्यू लेके कैलकुलेट किया है उस स्टेशन से एपिसेंटर की दूरी 1000 किलोमीटर है। पर 1000 किलोमीटर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, हो सकता है स्टेशन के राइट में हो सकता है उसके लेफ्ट में हो। इसीलिए हम 1000 किलोमीटर का एक रेडियस लेके एक सर्कल बना लेते हैं और उसी सर्कल पे, क्योंकि सर्कल पे सारे पॉइंट सेम ही डिस्टेंस पे होंगे 1000 किलोमीटर पे, तो उसी सर्कल पे कहीं ना कहीं वो एपिसेंटर होगा। तो देखो अब इससे तो मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चला ना कि एपिसेंटर कहाँ है, इसीलिए 2 सेस्मिक मीटर स्टेशन से हम और रीडिंग लेके 2 सर्कल और बनाते हैं। और फिर जहाँ पे ये तीनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पे ये तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही पॉइंट होता है एपिसेंटर का। अब आप सोचोगे अगर नहीं इंटरसेक्ट किया तो हम एक चौथे की रीडिंग ले लेंगे, पांचवे की ले लेंगे, कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा ना कि मेजॉरिटी ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वही होता है एपिसेंटर। और मैंने इसीलिए बोला था कि इनके टाइम सिंक्रोनाइज होता है, क्योंकि अगर टाइम डिफरेंस होगा तो भाई प्राइमरी वेव का टाइमिंग अलग हो जाएगा एक स्टेशन पे और दूसरे स्टेशन पे वही टाइमिंग अलग हो जाएगा, इसीलिए इनको सिंक्रोनाइज में रखते हैं। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की टाइमिंग है ना, इससे हम ये भी पता कर लेते हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है। कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, उस पर हम ये वैल्यू रखते हैं, फिर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट स्केल का यूज़ करते हैं। पहले रिक्टर स्केल का यूज़ करते थे, पर वो बड़े बड़े अर्थक्वेक को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। आइडेंटिफाई का मतलब कि कौन सा अर्थक्वेक का कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये जो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल होता है ना, इसमें 1 से लेकर 10 तक की ही रेटिंग होती है। मतलब 1 से लेकर 10 तक की ही मैग्नीट्यूड हो सकता है किसी भी अर्थक्वेक का। ऐसा इसलिए कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा के अर्थक्वेक बनाती हैं, वो 10 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक नहीं बना सकती। जैसे हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया किसी अर्थक्वेक का और वो मैग्नीट्यूड आया 5, और एक दूसरा अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड आया 6, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 और 6 में बस 1 का डिफरेंस है, क्योंकि जो हम मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का यूज़ करते हैं उस पर हर नंबर अपने पिछले वाले से 32 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है वो 5 वाले से 32 गुना ज़्यादा पावरफुल है, ना कि 1 गुना। अब अर्थक्वेक की अगर प्रिवेंशन की बात करें तो इसका प्रिवेंशन यही हो सकता है कि अगर आप कहीं अपना घर बनवा रहे हो तो ऐसी जगह बनवाओ जहाँ से मतलब ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आते हैं उसके एपिसेंटर से ज़्यादा दूर हो। और अगर आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हो तो ये देख के लो कि वो बिल्डिंग मतलब कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को झेल सकती है। पर अगर जैसे आप घर के अंदर हो फिर अर्थक्वेक आ गया, तो अगर आप दरवाजे से बहुत दूर हो ना, तो फिर आप दरवाजे तक जाने का ट्राई मत करो कि मैं घर से बाहर निकल के भाग जाऊंगा, क्योंकि उतने टाइम पे ना आपके ऊपर सर पे कुछ भी गिर सकता है और गिरने की वजह से अगर आप एक बार अनकॉन्शियस हो गए तो फिर खेल खत्म है। खेल खत्म का मतलब कम चांसेस है फिर उसके बाद। इसीलिए ना आप अपने घर में पहले से सोच के रखो कि अगर अर्थक्वेक आए तो मैं इस जगह पे छिप जाऊंगा, इसके कम चांसेस हैं। और टेबल के नीचे छुपने का ट्राई मत करना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।